फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि पिछले एससीएफ के एग्जाम में पूछे हुए हैं। और ये जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इनसे रिलेटेड वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि इन क्वेश्चंस को भी अपन साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन जो अभी तक के टॉपिक मैंने कंप्लीट किए हैं उसमें से आए हुए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, इसमें से आपको ये चूज करना है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो नहीं करती हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन, ये मैंने ऑप्शन वैसे लिखे हैं जैसा एग्जाम के अंदर आपको दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें पहला दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, हम लिख रहे हैं यहाँ पर CO2। दूसरा दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा दिया हुआ है मीथेन और चौथा दिया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये सूत्र मैंने लिखे हैं, पहले से ऑप्शंस के अंदर दिए हुए नहीं हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं, तो उस आधार पर हम लोग हमारा आंसर निकाल सकते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस में 4 गैसें होती है मेनली। उसमें पहली होती है कार्बन डाइऑक्साइड और लगभग 60% इफेक्ट जो है वो CO2 शो करती है। फिर इसमें दूसरे नंबर पर आती है मीथेन गैस CH4, इसका इफेक्ट होता है 20%। फिर नेक्स्ट बात करें CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ऑलमोस्ट 14% इफेक्ट CFCs का होता है। और फिर होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं और इसका इफेक्ट होता है ऑलमोस्ट 6%। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन सी गैसें जो हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं। तो पहली CO2 हो गई, दूसरी CH4 मेथेन हो गई, तीसरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई और चौथी नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। अब हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो CO2 भी शो करती है, CH4 भी शो करती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी शो करती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट शो नहीं करती हैं। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय लवण है। तो सोल्ट वाला वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है और मैंने आपको वहां पर ये बताया था कि किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर बताने का सोचा। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि वहां पर आपको या तो केवल सूत्र दिया हुआ होगा या फिर केवल उसका नाम दिया हुआ होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको केवल नाम दे रखे हैं और यहाँ पर हम इसके सूत्र लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और लास्ट हमारा हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अब मैंने आपको ये बताया था कि आपको एसिड्स और बेसेस पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। अब यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि एसिडिक सॉल्ट कौन सा है, यानी हमें ये पता लगाना है कि इसमें से ऐसा सॉल्ट कौन सा है जिसमें एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और बेस क्या होगा, वीक होगा। तो ये आपको खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं NaCl की, तो ये बना हुआ होता है NaOH और HCl से। तो हमें पता है कि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये एक सामान्य लवण होगा या फिर उदासीन लवण होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट की। तो सोडियम कार्बोनेट जो है ये बना हुआ होता है NaOH प्लस कार्बोनिक अम्ल H2CO3 से। अब यहाँ पर हमें पता है NaH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पर ये क्या है, वीक एसिड है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस चाहिए होता, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड बना हुआ होता है NH4OH और HCl से और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, एक वीक बेस है। और हमें भी यही वाला कॉम्बिनेशन चाहिए था
कि जिसमें एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस क्या हो, वीक हो, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, एसिडिक इफेक्ट शो करेगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करें पोटेशियम सल्फेट की, तो पोटेशियम सल्फेट जो है ये KOH और H2SO4 से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये आपको ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ साल्ट है वो किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना हुआ हो सकता है, मतलब हो सकता है। और वो आपको कब पता चलेगा, जब आपको ये पता होगा कि कौन कौन से एसिड होते हैं और कौन कौन से बेस होते हैं। तो यहाँ पर KOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसी तरीके से सल्फ्यूरिक अम्ल भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, सामान्य लवण हो जाएगा। मैं वापस से लिख देती हूँ, यहाँ पर ये दोनों स्ट्रॉन्ग से हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सामान्य लवण। जनरल साल्ट या उदासीन लवण भी बोल सकते हैं, न्यूट्रल साल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा, क्षारीय लवण। और यहाँ पर ये हमने देखा ही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होने के कारण एसिडिक इफेक्ट शो करेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, अम्लीय लवण हो जाएगा। और ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, सामान्य लवण या उदासीन लवण बोल सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सॉल्ट वाले टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि होना क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन ये बताना कि मतलब इस क्वेश्चन से हमारा मतलब ये है कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि जो भी विष युक्त पदार्थ होते हैं, जिनका क्या होता है, अपघटन नहीं होता है, जो क्या होते हैं, अनअपघटनीय होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ऐसे पदार्थ जब एक बार बायो इकोसिस्टम के अंदर या पारिस्थितिक तंत्र के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो फिर ये जब एक स्तर से यानी कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाएंगे, तो इनकी कंसंट्रेशन, इनकी सांद्रता जो होगी वो लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इस सांद्रता में वृद्धि होने को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन तो हो जाएगा जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि कुछ पदार्थ हैं अनअपघटनीय पदार्थ, जैव अनअपघटनीय पदार्थ, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसमें अब उदाहरणों की बात करें तो जैसे कि पारा है, पारे को अपन क्या लिखते हैं, Hg या मरकरी बोल सकते हैं। इसके अलावा DDT है। ये पदार्थ ऐसे हैं जो एक बार इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश करने के बाद एक पोषक स्तर से या एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं, उत्पादक से करते हैं, प्रोड्यूसर से करते हैं, फिर शाकाहारी हो जाएंगे जिनको हम प्राथमिक उपभोक्ता भी बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर हो जाएगा टॉप कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। अब जैसे कि मृदा में ये पदार्थ आ जाते हैं माना कि, तो मृदा से पौधे क्या होंगे, इनको ग्रहण कर लेंगे, यानी कि ये पेड़ पौधों के पास आ जाएगा। अब हमें पता है कि कोई भी शाकाहारी जीव जो है वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड होता है, पौधों पे निर्भर होता है। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। अब ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये ऐसा तो नहीं है कि अपना भोजन सिर्फ एक ही जगह से ग्रहण करेंगे या एक ही पादप से ग्रहण करेंगे, वो विभिन्न तरह के पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर जगह से क्या करेगा, इस प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करेगा, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो लगातार बढ़ती जाएगी। अब सेकेंडरी कंज्यूमर किसका यूज करेगा,
प्राइमरी कंज्यूमर का यूज करेगा तो ये भी इस तरीके से, ये बहुत सारी जगह से अपना खाना लेगा तो बहुत सारे स्तर से इसके पास इस तरह के पदार्थ आ जाएंगे, तो इसमें और मात्रा बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे हम लोग एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल या फिर निम्न पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जाएंगे तो वहां पर सांद्रता लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से टॉक्सिक सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन का पोषण स्तर के बढ़ने के साथ बढ़ने को अपन क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने 3 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कशन किए जो अभी फरवरी के अंदर एग्जाम हुए थे एसीएफ के, उसमें पूछे गए थे। और इन तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, तो वहां से आप इनके बारे में डिटेल से भी समझ सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि हम लोगों ने पिछले एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन डिस्कस किए। धन्यवाद फ्रेंड्स।